हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11th हिंदी ए का एक और नई कहानी जो कि है भाग्य रेखा, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। तो दोस्तों, सेमेस्टर 2 में हमारे 3 कहानियाँ हैं, 3 चैप्टर्स हैं हिंदी में, जो कि है पहला कुटज, दूसरा जो कि आज हम पढ़ने वाले भाग्य रेखा, और तीसरा है आप जानते हैं भेड़ और भेड़िए। ठीक है, तो 2 कहानियाँ कंप्लीट करवा दी है मैंने अपने चैनल में, तो उसको ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की अलग से, ओके। और जो कहानियों के साथ साथ जो आपको कविताएं दी हुई है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो अब हम इस कहानी को समझेंगे डिटेल में अच्छे से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हिंदी, इंग्लिश के और हिस्ट्री के, तो आप क्या कर सकते हो, पॉल साइंस के नोट्स, तो वो सब के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा, जो कि मैंने बनाया है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, आपको जो भी नोट्स है या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स है वो भी अपलोड करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम है भाग्य रेखा, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। तो सबसे पहले तो हम भीष्म साहनी के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ये लिखा है ना, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, देन उसके बाद अपना चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। भाग्य रेखा आपने कभी सुना होगा नाम, तो कॉमन सी चीज़ है, नाम सुना ही है आपने, भाग्य रेखा यानी कि हाथों पर जो हमारी लकीर होती है भाग्य की, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषी होते हैं उन्हें पढ़ना भी आता है, हाथों की लकीर है ना, बताएंगे कि आपके भाग्य में क्या क्या लिखा है, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, तो मतलब आपके भाग्य की रेखा, तो उससे ये जुड़ा हुआ है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा आप कनेक्ट कर सको उस चीज़ को, ठीक। तो लेखक परिचय सबसे पहले देखते हैं, फिर चैप्टर की बात करेंगे। तो देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी जो आज पाकिस्तान में है, ठीक है। उनके पिता का नाम श्री हरवंशलाल साहनी व माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। बता दे कि मशहूर अभिनेता रहे बलराज साहनी उनके बड़े भाई थे। अभिनेता मीन्स एक्टर, है ना। तो बलराज साहनी जो थे एक बहुत ही मशहूर अभिनेता यानी एक्टर रह चुके हैं, और वो इनके भाई है, बड़े भाई। बड़े भाई के साथ अभिनेता और निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया। इनकी तमस रचना पर गोविंद निहालनी ने टेलीफिल्म भी बनाई, जो काफ़ी चर्चित रही। तो जो तमस है ना, ये इनकी जो रचना है तमस, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे भीष्म साहनी का आरंभिक बचपन रावलपिंडी में ही बीता, यानी पाकिस्तान में ही ये रहे, ठीक है। और इनका जो परिवार है वो मध्यम वर्गीय है, यानी कि मिडिल क्लास, ओके, यानी बहुत पैसे वाले ये नहीं है। इसके पश्चात सन 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में हुई, तो इन्हें हिंदी आती है, संस्कृत आती है। उन्होंने स्कूल में उर्दू व अंग्रेज़ी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। तो किस में उन्होंने एमए किया? अंग्रेज़ी साहित्य में, ठीक है, यानी इंग्लिश लिटरेचर में। भीष्म साहनी ने 1965 से 1967 तक नई कहानियों का संपादन किया। तो ये इनका टॉपिक एक नाम है जो कि इन्होंने लिखा था, उसका संपादन इन्होंने शुरू किया। साथ ही वे प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबंध रहे। उनकी पत्रिका मीन्स मैगजीन, उनकी पत्रिका लोटस से भी वे जुड़े रहे। यह सहमत नामक नाट्य संस्थापक और अध्यक्ष थे, जो अंतर सांस्कृतिक संगठन को बढ़ावा देने वाला संगठन है, जिसकी स्थापना थिएटर कलाकार सफदर हाशमी की याद में की गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अब यहाँ पे जो है ना मिसप्रिंट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो आप देख सकते हैं, झड़ोखे, तमस, बसंती, मायादास की मांडी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये इनके उपन्यास है। तो आप यहाँ पे लिख लेना उपन्यास, ठीक है। फिर ये वाला जो है आप देख सकते हो इस लाइन में, मेरे प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वांगचू निशाचर, ये जो है ये है कहानियाँ संग्रह, ठीक है, कहानियों का संग्रह है ये। उसी में से एक संग्रह जो कहानियों का है उसमें से हम पढ़ रहे हैं भाग्य रेखा। फिर नेक्स्ट आप देखें, ये है नाटक, हनुष, माधवी, कबीर, खड़ा बाजार में, मुआवजे, ये है इनके नाटक। फिर ये वाला जो है बलराज माय ब्रदर, ये इनके आत्मकथा है। फिर ये वाला जो है ये है बाल कथा, गुलेल का खेल। भीष्म साहनी की मृत्यु 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुई थी।
तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है लेखक परिचय में कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और इनके जो उपन्यास है, कहानी संग्रह है, नाटक, आत्मकथा या बाल कथा जो भी इन्होंने लिखी है, इनकी फेमस जो चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी भाग्य रेखा। आप सभी अपनी बुक्स को ओपन करके बैठना ताकि कोई भी मीनिंग लिखना हो तो तुरंत आप उसे लिख सके। कनाट सर्कस के बाग में जहाँ नई दिल्ली की सब सड़कें मिलती है, जहाँ शाम को रसिक और दोपहर को बेरोजगार आ बैठते हैं, 3 आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छांव में बैठे बीड़ियाँ सुलगाए बातें कर रहे हैं, और उनसे जरा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी से कपड़े पहने अपने जूतों का सिरहाना बनाए घास पर लेटा हुआ मुतवातर खांस रहा है। अब अगर आप नई दिल्ली जानते हैं, दिल्ली में कहीं गए हुए हो, तो आपको पता होगा कनाट सर्कस एक जगह है दिल्ली में, है ना। नई दिल्ली में कनाट सर्कस एक जगह है, तो वहाँ पर एक बाग है, यानी गार्डन मीन्स बगीचा। तो उस बगीचे की बात हो रही है। जो हमारे लेखक है भीष्म साहनी, वो बता रहे हैं इस बगीचे की बात, ठीक है। बगीचे में वो भी थे, तो वो जो देखते हैं वो सब बताते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, कनाट सर्कस के बाग की बात। तो ये वो जगह है जहाँ पे नई दिल्ली की सब सड़कें एक साथ मिलती है, ठीक है। मान लो यहाँ एक सड़क है, यहाँ एक सड़क, यहाँ एक सड़क, तो सारी अलग अलग सड़कें हैं और वो एक जगह पे आके मिलती है। तो ये वो जगह है कनाट सर्कस, ठीक है, जहाँ पे दिल्ली की सब सड़कें एक साथ आकर मिलती है। ये वो बाग है जहाँ पर शाम को कौन आता है, रसिक लोग आते हैं, मीन्स जो लोग इंजॉय करने जाते हैं और घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, तो उनको बोला गया रसिक, ठीक है, जिनको घूमने का शौक है। तो शाम के समय जो होते हैं रसिक लोग वो आते हैं, है ना। बाकी टाइम तो घर में रहेंगे, लेकिन शाम के समय घूमने के लिए निकल जाते हैं। और दोपहर को बेरोजगार आ बैठते हैं, और बाकी जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जो बेरोजगार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दोपहर के समय आकर बैठते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बगीचे होते हैं वो खाली होते हैं दोपहर के समय, है ना। लेकिन जो 1-2 लोग होते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता। और बाकी ज़्यादातर जो बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, वो ज़्यादातर किस टाइम फुलफिल रहते हैं, भरे रहते हैं, शाम के टाइम, क्योंकि उसी टाइम सब लोग घूमने आते हैं, ठीक है। तो यही वो बता रहे लेखक। वो बताते हैं कि 3 आदमी आए, ठीक है, खड़ी धूप से बचने के लिए। अब क्योंकि बाग में वो आए हैं, वहाँ पे पेड़ है, तो पेड़ की छाया में वो बैठ जाएंगे, है ना, तो धूप से बच जाएंगे। तो खड़ी धूप से बचने के लिए वो पेड़ की छाया में बैठने के लिए आए। और वो लोग क्या कर रहे थे, बीड़ियाँ सुलगा रहे थे, मीन्स जो सिगरेट वगैरह होते हैं तो वो खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और उन्हीं से ज़रा हटकर अगर हम देखें उनके दाईं ओर, मीन्स राइट साइड अगर देखें, तो एक आदमी था, एक और आदमी की उन्होंने बात की है। यही आदमी की हम आगे कंटिन्यू बात करेंगे, ठीक है। तो एक आदमी खाकी से कपड़े पहने, खाकी मीन्स जो आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो पुलिस होती है वो खाकी कलर की कपड़े पहनती है ना, तो वैसा सेम कलर। तो खाकी से कपड़े पहने अपने जूतों का सिरहाना बनाए, यानी अपने जूतों को ठीक कर रहा था वो, और घास पर लेटा हुआ मुतवातर खांस रहा है। मुतवातर, मुतवातर का मतलब होता है लगातार, यानी लगातार खांस रहा है, ठीक है। वो घास पर लेटा हुआ था। अब पता ही है बाग में तो घास होती है, ग्रास होता है, तो वहीं पर लेटा हुआ जो है अपने जूतों का सिरहाना ठीक कर रहा था और एकदम लगातार खांसे जा रहा था। पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा लगा। अब ये कौन कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि जब वो पहली बार खांसा ना तो मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी, सफ़ेद छोटे छोटे बाल, काला झाइयों भरा चेहरा, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे को झुके हुए खांसता जाता और पास ही घास पर थूकता जाता। मुझसे ना रहा गया। तो यहाँ पे अब लेखक उस आदमी का जो कि लगातार खांस रहा था और लेटा हुआ था घास पर, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका कैसा रूपरेखा थी, यानी कैसा दिखता था वो। तो कहते हैं कि वो कैसा था, कितने साल का होगा भाई, 40-45 मीन्स 40 to 45 ईयर्स का होगा वो, ठीक है, उसकी उम्र इतनी होगी। और कुरूप सा था मतलब सुंदर नहीं था। उसके ना बाल कैसे थे, सफ़ेद छोटे छोटे, यानी बूढ़ा हो चुका था ना, 40-45 वर्ष का, तो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बाल थे उसके सर पर, और काला सा था पूरा, और उसके चेहरे पर झाइयाँ भरी हुई थी, यानी कि मुरझाया हुआ चेहरा था, झुर्रियाँ रिंकल्स पड़ गए थे, बड़े लंबे लंबे दांत थे और कंधे आगे की तरफ झुके हुए थे, ठीक है, स्ट्रेट नहीं था वो, है ना। और सिर्फ खांसता जा रहा था और पास में ही घास पर बैठा हुआ क्या कर रहा था, थूकते जा रहा था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, उसका थूकना मुझे अच्छा नहीं लगा। कौन कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं, भीष्म साहनी, ठीक है। मैंने कहा, सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर थूकना ना पड़े। ये बात लेखक ने किससे कही, उस आदमी से जो कि
थूक रहा था घास पर खांसता हुआ, ठीक है। तो कहते हैं विलायत में सरकार, विलायत मीन्स विदेश में, फॉरेन कंट्रीज जो है, ठीक है। पहले तो क्या था, विलायत का मतलब होता था इंग्लैंड, जो कि पहले आप जानते हैं भारत में हम बोलते हैं ना, विलायत से ही जो अंग्रेज़ लोग आए थे यहाँ पे शासन करके गए 200 साल तक, है ना। तो पहले तो विलायत का मतलब होता था इंग्लैंड, लेकिन अभी विलायत का मतलब वो सारे फॉरेन कंट्रीज़ है, ठीक है। जो भी भारत के अलावा, भारत हमारा देश है, उसके अलावा जो बाकी सब विदेश यानी विलायत, है ना। तो कहते हैं कि विलायत में सरकार ने क्या किया हुआ है, अमेरिका वगैरह में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने जगह जगह पर पीक दान मीन्स थूकने का दान बनाया हुआ है। जैसे डस्टबिन होता है, ठीक वैसे ही ऐसा डस्टबिन बनाया हुआ है जहाँ पे लोग क्या करेंगे, सड़कों पर नहीं थूकेंगे, वो उस जो पीक दान है उसमें ही थूकेंगे, ठीक है, ताकि घास पौधों को गंदा ना किया जा सके थूक थूक कर। आज अगर हम यहाँ पे देखें भारत में, तो भारत में कितनी गंदगी है, जगह जगह पर लोग थूकते हुए जाते हैं। हम सड़क पे जब निकलते हैं तो देखते हैं कितना यहाँ थूका हुआ है, वहाँ थूका हुआ है ना। फिर सारी जो दीवारें होती है वो कितनी गंदी होती है, साफ़ नहीं होती बिल्कुल भी, है ना। तो हमारे लोग क्या करते हैं, अपने ही भारत को, अपनी ही जगह को गंदा कर देते हैं। लेकिन वही अगर विदेश में जाओगे तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे कड़े कानून है, नियम है। सरकार अगर वहाँ पे मतलब थूक भी दोगे ना तो वहाँ पे तुम्हें फिर जेल में डाल दिया जाएगा, जुर्माना लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो देश है वो इतना गंदा कर देते हैं। लोगों की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपना जो जगह जहाँ पे रहते हैं उसको साफ़ सुथरा करके रखे, लेकिन ऐसा वो नहीं करते। अगर हम उन्हें बताने जाएंगे तो कहेंगे क्या, तुम्हारी जगह है ये, है ना, हम जो मर्ज़ी करें। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके लेखक जो है बोल रहे हैं कि सरकार ने विलायत में क्या बनाए हुए, पीक दान बनाए हुए। इससे वो ये कहना चाह रहे हैं उसको कि आप यहाँ पर मत थूको, ठीक है। ये लाइन कहने का मतलब क्या है उनका, ये लाइन उसको वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ मत थूको, ठीक है। उसने मेरी ओर निगाह उठाई, मतलब मेरी ओर देखा, पल भर घूरा, फिर बोला, तो साहब वहाँ लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। अब ऐसी खांसी भी ना आती होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था, खांसी का मतलब यहाँ पे खांसी तो है, ठीक है, मतलब वो आदमी जो है ना खांसे जा रहा था लगातार, तो खांसी तो है, लेकिन खांसी से वो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ विलायत में ना इतनी बेरोज़गारी होगी, ना इतना कुपोषणता होगी, और ना ही इतनी गरीबी होगी जो भारत में है। भारत में आज हर 10 जने में से 9 जने क्या होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, काम धंधा नहीं होता करने को, पढ़े लिखे भी घर बैठे रहते हैं, उनको कोई जॉब ही नहीं मिलता, है ना। तो इतनी इसके कारण क्या, गरीबी है, कुपोषणता है, खाने को नहीं है, इतनी ज़्यादा गरीबी तो देश में हमारे ऐसा ही है। तो कहते हैं कि वहाँ पर विलायत में तो ऐसा नहीं है ना। तो वो ऐसा कहता है। फिर खांसा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है, इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं। मैंने सुनी अनसुनी करके जेब में से अखबार निकाला और देखने लगा, पर कुछ देर बाद कनखियों से देखा तो वह मुझ पर टकटकी बांधे मुस्कुरा रहा था। अब देखो क्या होता है, फिर से वो खांसा वो आदमी बोलने के बाद, और मुस्कुराता हुआ बोलने लगा कि बड़ी ही नामुराद बीमारी है, मीन्स ठीक ना होने वाली। नामुराद का मतलब होता है जो ठीक ना हो आसानी से, जो कभी ठीक नहीं होती। तो ऐसी बीमारी ये है, और ऐसी बीमारी है कि इसमें आदमी घुलता रहता है, परेशान होता रहता है, ठीक है, लेकिन मरता नहीं है। अब ये बातें सुनकर जो हमारे लेखक है उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, और क्या किया, मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी बातों को सुनने का या उनसे बात करने का। उन्होंने क्या किया, अपने जेब में से अखबार निकाली और उसको देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया, अपने साइड से, कनखियों से देखना मतलब साइड से, ठीक है। मान लो आप देख रहे हो बुक की तरफ, अब आप देख रहे हो कि आपके टीचर आपकी तरफ तो नहीं देख रहे, तो इसलिए आपने क्या किया, अपनी आंखों को थोड़ा सा साइड करा, फेस नहीं हटाया, लेकिन अपनी आंखों को साइड से देखा तिरछी नज़रों से कि भाई कोई देख रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते कनखियों से देखना। तो ऐसा उसने देखा तो देखने लगा कि वो जो आदमी है ना वो भी अभी भी उन्हें देख रहा है, टकटकी बांधे मीन्स लगातार देखे जा रहा है, और मुस्कुरा रहा है, मानो जैसे वो उनसे बात करना चाह रहा हो। ओके, मैंने अखबार छोड़ दिया, क्या धंधा करते हो। फिर जब मैंने देखा कि भाई मेरी तरफ ही देख रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो न्यूज़पेपर था उसको रख दिया, और फिर वो उनसे पूछने लगे कि क्या धंधा करते हो, मीन्स कौन सा काम करते हो, ठीक है। जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूँ तंग ना किया करती थी। कौन कह रहे, वो जो आदमी खांस रहे थे, ठीक है, कह रहे कि जब काम करता था ना तो ऐसे खांसी नहीं आती थी मुझे। क्या करते थे, लेखक पूछते हैं उससे। उस आदमी ने अपने हाथों की हथेलियाँ मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियां कटी थी। वह बोला, मशीन से कट गई। अब मैं नई उंगलियां कहाँ से लाऊं? जहाँ जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है।
तो जब उन्होंने पूछा कि क्या काम करते हो, है ना, तो उस आदमी ने क्या किया, उन्हें अपनी जो हाथ थे वो खोल के रख दिए, दिखा दिए। तो उन्होंने जब देखा हाथ तो क्या देखा कि जो दाएं हाथ है उसके बीच की 3 उंगली कटी हुई है। ठीक है, मतलब वो उंगली है ही नहीं। और जब पूछा गया तो क्या बोला कि भाई मशीन से कट गई है। ठीक है, किसी कारखाने में काम करता होगा वो, है ना, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, वहाँ चलाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर ही उसके जो उंगलियाँ थी वो 3 उंगली कट गई थी मशीन के थ्रू। अब वो कहते हैं कि उंगलियां कहाँ से लाऊं मैं, ये जो 3 उंगली कट गई है उसे वापस कहाँ से लाऊं, क्योंकि जब भी काम करने कहीं जाता हूँ तो मालिक मुझसे 10 उंगलियां ही मांगता है। मीन्स कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिलता, और जहाँ मैं पहले काम करता था जिस कारखाने में, वहाँ पे मुझे निकाल दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी उंगलियां कट गई है। अब मैं काम कैसे करूँगा? काम करने के लिए तो हाथ सही चाहिए ना, और उंगलियां नहीं होंगी तो चीज़ें कैसे पकड़ूंगा? तो इस वजह से मालिक ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। अब कहीं और भी काम पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी मेरी 10 उंगलियां मांगता है। तो अब मेरे को काम कहाँ से मिलेगा? काम नहीं मिलेगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे तो गरीबी होगी, है ना। तो ऐसा वो बोलता है। कहकर हंसने लगा। पहले कहाँ काम करते थे। तो अब जब वो हंसने लगा ऐसा कहकर, तो फिर लेखक ने पूछा कि पहले कहाँ काम करते थे, कौन से कारखाने में? तो वो नाम बताता है, कालका वर्कशॉप में। ये जगह का नाम है जहाँ पे वो काम करता था। हम दोनों फिर चुप हो गए। उसकी राम कहानी सुनने को मेरा जी नहीं चाहता था। बहुत सी राम कहानियां सुन चुका था। थोड़ी देर तक वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर छाती पर हाथ रखे लेट गया। मैं भी लेटकर अखबार देखने लगा, मगर थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। जब मेरी नींद टूटी तो मेरे नज़दीक धीमा धीमा वार्तालाप चल रहा था। यहाँ पर भी तिकोन बनती है, जहाँ आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखा, तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। अब देखो आगे क्या होता है कि अब जब उन्होंने पूछ लिया एक दूसरे से, भाई कहाँ काम करते थे, है ना, उसने बता दिया ऐसा ऐसा है, तो फिर दोनों चुप हो गए फिर। और जो लेखक है उनको बिल्कुल भी ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था उस आदमी की बातों में। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी कहानी, राम कहानियाँ मैं बहुत पहले भी सुन चुका हूँ। गरीबी है, ये है, वो है, काम नहीं है करने को, तो ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सब सुन के मैं अब उब चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे किसी की भी कोई राम कहानी नहीं सुननी। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर तो वो मेरी तरफ देखे जा रहा था, फिर वो लेट गया, और फिर मैं भी लेट गया, अखबार देखने लगा। और क्योंकि मैं थका हुआ था तो इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। अब जब मेरी नींद टूट गई, जब मैं सोकर उठा, तो मेरे नज़दीक से धीमी धीमी, यानी कि धीरे धीरे बातें चल रही थी। अब वो बातें क्या थी तो वो बताते हैं, बोलते हैं कि देखो यहाँ से तिकोन बन रही है। तिकोन मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रहा है। अब वो हाथ देख रहे थे शायद, है ना, तो आगे हम देखेंगे, समझ आएगा। देखो क्या बात चल रही थी कि यहाँ तिकोन बन रही है। देखो, आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है, यानी आपका एज और आपका जो दिल की रेखा है वो यहाँ से मिलती है। और ये देखो, ये मतलब जैसा जब हम ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाते हैं, तो वो जो हमारी हाथ की लकीर होती है, हमारी जो हाथ की रेखा होती है ना, जो अलग अलग होती है, तो वो देखकर वो बताता है कि अच्छा ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, हमें तो देख के कुछ समझ नहीं आता कि क्या है, लेकिन वो लोग, क्योंकि अगर वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर अगर हुए, अच्छे ज्योतिषी हुए, अच्छी ज्ञान उन्होंने प्राप्त करी है ना, तो वो बता सकते हैं कि ये इसके रेखा का क्या मतलब है। साइंस उन्हें याद करने पड़ते हैं ना, तो वो बता रहा है। आगे देखो क्या होता है। मैंने आंखें खोली। वहीं दमे का रोगी घास पर बैठा, उंगलियां कटे हाथ की हथेली एक ज्योतिषी के सामने फैलाए अपनी किस्मत पूछ रहा था, है ना। तो अब उनकी आंखें खुली। जब आंखें खुली तो देख रहे थे धीमी धीमी बातें चल रही है। क्या बातें चल रही थी? ऐसी बातें चल रही थी कि तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। वो उसका हाथ देख रहा था। आंख खोलकर देखा कि जो दमे का रोगी था, दमे का रोगी मीन्स जिसे अस्थमा था, जो खांसे जा रहा था लगातार, है ना, तो वो जो दमे का रोगी था वो घास पर बैठकर अपनी जो उंगलियां जिस हाथ की कटी हुई थी उसको एक एस्ट्रोलॉजर को, यानी ज्योतिषी को दिखा रहा था और पूछ रहा था अपनी किस्मत के बारे में। ठीक है, अब अगर ज्योतिषी अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञान होगा उसे, तभी वो बता पाएगा, है ना। वैसे आजकल जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उन पर भी विश्वास करना सही नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको ज्ञान इतना होता नहीं है जितना वो मतलब बताते हैं, दिखाते हैं। उनको ज्ञान होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ज्योतिषी के पास जाता कौन है? ज्योतिषी के पास हमेशा वो इंसान जाता है जो कि प्रॉब्लम में होता है, परेशानी में होता है। ठीक है, कोई अगर सुखद इंसान है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर है, तो वो कभी भी ज्योतिषी के पास नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो उसे ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे परेशान आदमी होगा, उसके पास काम धंधा नहीं है, गरीब है, तो वो अपने ज्योतिषी को हाथ ज़रूर दिखाएगा, ये सोचता हुआ
कि शायद किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो तो मुझे पता चल जाए उसके थ्रू, है ना। तो अब ये जो ज्योतिषी लोग होते हैं इन्हें ये टेक्निक पता है कि मेरे पास कौन आएगा जो परेशान होगा। अब लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है पैसा, ठीक है, पैसा होता है अलग अलग, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम होती है तो सबकी सेम होती है लगभग। तो जब भी कोई भी उनका हाथ पूछता है, मतलब पूछता है किस्मत, तो वो लोग क्या करते हैं, सेम वो प्रॉब्लम दिखाते हैं कि देखो कि तुम्हें पैसों की तंगी है, तुम्हारे घर वालों के साथ रिश्ता सही नहीं है, ऐसा ऐसा, है ना। और कहते हैं कि तुम मन के बड़े अच्छे हो, ठीक है, ऊपर से कठोर दिखते हो, तो वो तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कर देते हैं थोड़ी बहुत। जो कि इंसान है वो उसे तो सुनना है अपने बारे में अच्छा, तो इंसान को सुनना होता है, हर एक इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। तो ज्योतिषी क्या करते हैं, आपको भोली भोली बातें बताएगा, आप पिघल जाओगे, आपको अच्छा लगेगा उसके बारे में सुन के कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ, और ये सोचकर आप क्या करोगे, चलो इसका भी भला हो जाए, और आप दे दोगे इसको थोड़ा पैसा, है ना। तो ऐसा करके ज्योतिषी अपना काम चलाता है। हमने अपने 11th क्लास में इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर्स डे समझा था, है ना, सेमेस्टर 1 में, तो वो भी तो वैसा ही था, ठीक वैसा ही ज्योतिषी यहाँ पे है, ठीक है। लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। ये कौन कहता है, वो जो दमे का रोगी था, लगातार खांस रहा था, वो कहता है, क्योंकि जब ज्योतिषी ने क्या बोला कि तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है, यानी पैसा मिलने वाला है ना, तो वो इसलिए कह रहा है कि लाग लपेटे वाली यानी कि फुसलाने की कोशिश मत करो, जो सच सच है वही बताओ मुझे, ठीक है, कोई भी लाग लपेटे वाली बात मुझे नहीं सुननी तुम्हारी। इधर अंगूठे के नीचे भी तिकोन बनती है, मीन्स ट्रायंगल बनता है, तो ऐसा हाथ पड़ रहा है उसका, है ना, और इधर उधर रेखाएं देख रहे और कह रहे देखो यहाँ पे तिकोन बन रही है, वहाँ तिकोन बन रही है। तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। फिर कहते हैं तेरा माथा यानी तेरा जो भाग्य है ना, बड़ा ही साफ दिख रहा है और तुझे धन की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा किसको कह रहा है, वो दमे के रोगी को। और ये सब बातें जो है कौन सुन रहे हैं, हमारे लेखक, ठीक है। कब, जल्दी ही। अब वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि धन मिलने वाला है, तो दमे का रोगी पूछता है कि कब मिलेगा भाई मुझको धन, वो कहते हैं जल्दी ही मिल जाएगा। देखते ही देखते उसने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा, ज्योतिषी बिलबिला गया। तो अब क्या हुआ भाई, ज्योतिषी को एक गाल पे जोर का तमाचा मार दिया उसने, और ज्योतिषी एकदम बिलबिला गया, यानी क्या हो गया मेरे साथ, थप्पड़ क्यों मारा इसने मुझे, कब धन मिलेगा, धन मिलेगा, 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पड़ा हूँ, कहता है धन मिलेगा। तो वो जो दमे का रोगी था वो कहता है कि तू मुझे धन की बात कर रहा है, मैं तो 3 साल से अपने भाई के टुकड़ों पर पल रहा हूँ, है ना, तो मुझे कहाँ से धन मिलेगा, मेरे पास कहाँ से धन आएगा। ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा उठाकर जाने लगा। अब क्योंकि थप्पड़ खाया है ना, तो अब वो क्या करने लगा, जो भी उसका पोथी पत्र था, जो भी सब कुछ सामान था, वो सब बांध कर जाने लगा। मगर यजमान ने कलाई खींचकर बिठा लिया। जो अपने हाथ दिखाता है ना ज्योतिषी को, उसे यजमान कहते हैं। अब वो जो दमे का रोगी था उसने क्या किया, उसने उसकी कलाई खींचकर, हाथ खींचकर उसे बिठा लिया। मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो अब वो जो था वो तो अपनी किस्मत जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक था, ठीक है। वो कहता है कि मीठी मीठी बातें जो कहनी थी तूने कह दी, अब मुझे सच बात बता, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। अब ज्योतिषी अलग ही प्रॉब्लम में फंस गया यहाँ, ठीक है, क्योंकि वो उसको छोड़ नहीं रहा। ज्योतिषी कोई 20-22 वर्ष का युवक था। अब ज्योतिषी के बारे में भी बताया हुआ है, देखो 20-22 का, ठीक है, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 20-22 साल का था, यानी लड़का टाइप का, है ना। तो कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी तो था नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा इतना, है ना, सिर्फ ज्योतिषी बन गया वो। काला चेहरा, सफ़ेद कुर्ता और पजामा जो जगह जगह से सिला हुआ था, जगह जगह से सिला हुआ था, इसका मतलब ये था कि ज्योतिषी भी कोई अमीर नहीं था, वो भी गरीब था। बातचीत के ढंग से बंगाली जान पड़ता था। पहले तो घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मुख भाषा पढ़ता रहा, फिर धीरे से बोला, तेरा भाग्य रेखा नहीं है। अब देखो, मुख भाषा का मतलब होता है जो साइन लैंग्वेज होता है वो, ठीक है। जैसे हाथ है, हमारे हाथ में कोई भाषा थोड़ी लिखी है, इंग्लिश में, उर्दू में या हिंदी में, संस्कृत में थोड़ी हमारे हाथ में सब कुछ लिखा होता है, नहीं ना, हमारे तो बस रेखाएं बनी हो रही है। और ये जो रेखाएं है, ये जिसको पढ़नी आती है, साइन लैंग्वेज होते हैं, साइन बने होते हैं अलग अलग, तो वो जो पढ़ पाता है उसे ही बोला जाता है। तो मुख भाषा मीन्स साइन लैंग्वेज। तो अब क्योंकि बिठा लिया उसे, तो अब वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। पहले तो थोड़ा घबरा रहा था, फिर उसका हाथ दोबारा से लेकर देखने लगा उसकी हाथ की तरफ, और फिर धीरे से क्या बोला कि तेरी तो भाग्य रेखा ही नहीं है। यजमान सुनकर हंस पड़ा, ऐसा कहना साले, छिपाता क्या है, भाग्य रेखा कहाँ होती है। अब वो कहता है कि अच्छा ये बात है तो सच सच बताना, तो बता कहाँ है भाग्य रेखा, कहाँ होती है। इधर यहाँ से उस उंगली तक जाती है। अब उसने हाथ में दिखाया कि यहाँ से उस उंगली तक जाती है, ये भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा।
अब वो कह रहा है कि जब मेरी भाग्य रेखा ही नहीं है तो धन तूने जो मुझे बोला कि मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, बता मुझे। धन ज़रूर मिलेगा, तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी, उसका भाग्य तुझे मिलेगा, ऐसा भी होता है। अब वो कह रहे क्या, ऐसा हो सकता है कि तेरे भाग्य में ना हो, तो ऐसा हो सकता है तेरी घरवाली जो वाइफ है उससे मिल जाएगा, उसका भाग्य अच्छा हुआ तो उसके थ्रू तुझे मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा भी होता है। अब क्या होता है ना, कई बार हमारे भाग्य में जो चीज़ नहीं होती वो दूसरे के भाग्य में हो सकती है, और दूसरे के भाग्य में अगर होगी तो उसके थ्रू हमें मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो कई बार हम किसी और की किस्मत से जीते हैं, किसी और की किस्मत हमें मिलती है। तो अब आगे देखो क्या होता है। ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूँ, वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। मीन्स उसकी वाइफ अब नहीं रही, ठीक है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनके कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, ठीक है। तो कहता है कि उसी के भाग्य पर तो जी रहा हूँ, वो तो पहले ही छोड़ के चली गई और साथ में 4 बच्चे भी हैं। ज्योतिषी चुप हो गया। अब वो क्या बोलेगा भाई। दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिषी को बोला, तू अपना हाथ दिखा। अब वो क्या किया, अपना हाथ लेकर उसका हाथ देखने लगा कि अपना हाथ दिखा, चल अब मैं तेरा हाथ देखूंगा, तूने मेरा बहुत देख लिया हाथ। ज्योतिषी सकुचाया, मगर उससे छुटकारा पाने का कोई साधन ना देखकर अपनी हथेली उसके सामने खोल दी। यह तेरी भाग्य रेखा है। अब वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो अपनी हथेली दिखा देता है उसे। अब वो जो यजमान थे, जिसको दमा का रोगी है ना, तो वो पूछता है कि क्या ये तेरी भाग्य रेखा है। तो वो कहते हैं हाँ। तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे। और वो कह रहा है, यजमान जो दमे का रोगी है, कहता है कि तेरी भाग्य रेखा तो बड़ी अच्छी है, तेरे कितने बंगले हैं, मतलब कितना अमीर है तू। ज्योतिषी ने अपनी हथेली बंद कर ली और फिर पोथी पत्रा सहजने लगा। दमे के रोगी ने पूछा, बैठ जा इधर, कब से ये धंधा करने लगा है। ज्योतिषी चुप। अब वो क्या कर रहा था, जैसे उसने बोला ना कितने बंगले हैं तेरे, मतलब उस पर ताना कस रहा था वो कि हाँ भाई तेरे कितने बंगले हैं, तेरी तो किस्मत भी है, तेरे तो भाग्य रेखा भी है, तो बता कितने बंगले मिल गए तुझे आज तक। तो ज्योतिषी ने क्या किया, पोथी पात्र फिर सजाने लगा और जाने लग रहा था। फिर से रोगी ने उसको क्या किया, दमे के रोगी ने उसको बोला कि चुपचाप से यहाँ बैठ जा और बता कि ये जो काम है तूने, ये जो हाथ पढ़ने का काम है, धंधा है, ये कब से शुरू किया तूने। ज्योतिषी चुपचाप हो गया बिल्कुल। आगे देखो क्या होता है। दमे के रोगी ने पूछा, कहाँ से आया है। अब वो पूछ रहा है उससे, ज्योतिषी से, पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल मीन्स ईस्ट बंगाल से। हम जो रहते हैं, जो इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं, तो ये तो हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। जब पार्टीशन नहीं हुआ था, जब अंग्रेज़ नहीं थे, जब अंग्रेज़ों ने तो फिर पार्टीशन किया था, जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान अलग चला गया, बांग्लादेश अलग हो गया यहाँ से, ठीक है। तो पहले जब नहीं हुआ था पार्टीशन, तब तो जो बंगाल था वो पूरा एक था। जो आज हम देखते हैं ना बंगाल, तो उसके 2 हिस्से हैं, एक तो है ईस्ट बंगाल और एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है। पार्टीशन हो चुका है। अब जो ईस्ट बंगाल है उसे बोला जाता है बांग्लादेश, और जो हमारे इंडिया का हिस्सा, ये तो अलग कंट्री बन गया, ईस्ट बंगाल अलग कंट्री बन गया, बांग्लादेश हो गया। और ये जो है जहाँ हमारा इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारा इंडिया में, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल और इसको बोलते हैं पूर्वी बंगाल। तो ये कहाँ से आया हुआ है, पूर्वी बंगाल से, यानी बांग्लादेश से। शरणार्थी है, ये कौन पूछ रहा है, जो दमे का रोगी है वो पूछता है, अच्छा तू शरणार्थी है, मीन्स तू बांग्लादेश से आया है ना, तो तू क्या हुआ, रेफ्यूजी हुआ है ना। तो वो बोला हाँ, पहले भी यही धंधा या क्वेश्चन मार्क। अब वो पूछ रहा है दमे का रोगी कि पहले भी तू यही धंधा करता था, ज्योतिषी था या फिर कुछ और काम करता था। ज्योतिषी फिर चुप। तनाव कुछ ढीला बढ़ने लगा, यानी तनाव मीन्स अब जो टेंशन थी वो थोड़ी कम होने लगी। अब दोनों के बीच क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, ठीक है, कि क्या धंधा करता था क्या नहीं। तो इस तरीके से अब जो टेंशन थी वो थोड़ी कम होने लगी। पहले पहले जब किसी से बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें घबराहट होगी कि भाई जानते नहीं है एक दूसरे को, लेकिन फिर जब बात हो जाती है ना, तो फिर जो टेंशन होती है वो फिर कम हो जाती है, एक फ्रेंड की तरह बात होने लग जाती है। फिर यजमान धीरे से बोला, हमसे क्या मिलेगा, जा किसी मोटर वाले का हाथ देख। अब वो जो ज्योतिषी से क्या कहता है वो दमे का रोगी कि तुझे हमसे क्या मिलेगा, तू हमारा हाथ देखेगा तो हम तो है गरीब पहले से, हम तुझे क्या ही दे देंगे, 1-2 रुपए दे देंगे, उससे ज़्यादा क्या ही देंगे। तुझे अगर हाथ देखना ही है तो किसी बड़े अमीर इंसान का देख, मोटर वाले का देख, है ना, तो वो तुझे ज़्यादा पैसा देगा। तो हमारा हाथ देख के क्या मिलेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्योतिषी ने सिर हिलाया, वह कहाँ दिखते हैं जो 2 पैसे मिलते हैं तुम्ही जैसों से। तो क्या कहते हैं, वो ये चीज़ एक्सेप्ट करता है और बताता है कि देखो जो अमीर लोग होते हैं, जो मोटर वाले हैं, मोटर वाले मीन्स जो गाड़ी वाड़ी में आते जाते हैं ना, मीन्स अमीर लोग,
तो वो कहाँ अपना हाथ दिखाएंगे, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, पहले से खुशी है, तो उन्हें कहाँ किस्मत पे उन्हें अपना देखना है कि उनकी किस्मत कैसी है या नहीं, पहले से तो किस्मत अच्छी है ना। तो वो तो हमें अपना हाथ नहीं दिखाते, दिखाते तो आप जैसे लोग हैं, आप लोग जो गरीब लोग हैं, जो परेशानी में है, वो लोग हमें अपना हाथ दिखाते हैं कि देख तो मेरी किस्मत कब सही होगी, शायद अब हो जाए, शायद अगले साल हो जाए। तो उससे क्या होगा कि मतलब जब सुनने को मिलेगा कि हाँ भाई अगले साल मेरे को धन मिलने वाला है, तो चलो कोई बात नहीं, ये साल जैसे कि जैसा काट लेंगे, अगले साल हम धनी हो जाएंगे। तो आप लोगों से मिलता है हमें जो मिलता है, 2-4 पैसे, ठीक है। सूर्य सामने पेड़ के पीछे ढल गया था, यानी अब शाम हो चुकी थी। ये जब बात हो रही थी, जो हम पढ़ रहे थे, अब तक तो क्या थी, दोपहर थी, दोपहर के समय आए थे बेरोजगार लोग, है ना। लेकिन अब समय बीत गया और शाम हो गई, सूर्य सामने से पेड़ की तरफ चला गया पीछे, यानी शाम हो गई है। इतने में 5-7 चपरासी सामने से आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। जा, उनका हाथ देख, उनकी जेबें खाली ना होंगी। चपरासी मीन्स जो काम करते, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी मजदूर है या किसी इसमें काम कर रहे हैं कारखाने में, तो वो चपरासी लोग। तो शाम हो चुकी थी, तो देखा कि 5-7 चपरासी लोग आए शाम के टाइम, ठीक है, काम से आए होंगे, और पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तो जो दमे का रोगी था वो ज्योतिषी से बोलने लगा कि जा तू अब उनका हाथ देख, उनकी जेबों से अब तुझे पैसा मिल सकता है, उनका जेब खाली थोड़ी ना होगा, वो तो काम करते हैं, हम तो फिर भी बेरोजगार है, हमारे पास कुछ भी काम धंधा नहीं है, वो तो फिर भी 1-2 काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा होगा, तो उनका हाथ देख देख तुझे वहां से मिलेगा, ठीक है। मगर ज्योतिषी सहमा सा बैठा रहा। एकाएक बाग की आबादी बढ़ने लगी। नीले कुर्ते पजामे पहने लोगों की कई टोलियां एक एक करके आई और पास के फुटपाथ पर बैठने लगी। फिर एक नीली सी लॉरी झपटती हुई आई और बाग के ऐन सामने रुक गई। उसमें से 15-20 लठधारी पुलिस वाले उतरे और सड़क के पार एक कतार में खड़े हो गए। बाग की हवा में तनाव आने लगा। राहगाड़ी पुलिस को देखकर रुकने लगे। पेड़ों के तले भी कुछ मजदूर आ जुटे। अब देखो शाम का समय हो गया, ठीक है, और जो ज्योतिषी को जब उसने बोला ना कि जा तू अब वहाँ पे बैठ, देख जाके उनसे कुछ मिलेगा तुझे, तो वो वहीं बैठा रहा, वो नहीं गया, ठीक है, उनके पास। और एकाएक देखते देखते जो आबादी थी बाग की, गार्डन में जो संख्या थी लोगों की, वो बढ़ने लगी, क्योंकि अब शाम हो चुकी है तो अलग अलग लोग आएंगे ना, तो ऐसा करके आबादी बढ़ने लगी। दोपहर के समय तो खाली था पूरा, सिर्फ बेरोजगार लोग आके बैठे हुए थे, लेकिन अब आबादी बढ़ने लगी, ठीक है। नीले कुर्ते पजामे वाले, अब कौन से लोग आए, देखो नीले कुर्ते पजामे वाले, जो काम से आए हैं अभी, तो सेम इनका कपड़ा है, यानी कि एक कहीं जगह में काम करते होंगे तो वहाँ से आए हैं। तो नीले कुर्ते पजामे पहने वाले लोगों की टोलियाँ आ गई, एक एक करके आई और पास के फुटपाथ पर बैठने लगी। पास में क्या था, एक फुटपाथ था, तो वहाँ जाके बैठने लगे। फिर एक नीली सी क्या आई, लॉरी झपटती हुई आई, यानी पुलिस की गाड़ी। नीली सी लॉरी मीन्स जो पुलिस की गाड़ी होती है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी आपने देखी होंगी, तो वो नीली गाड़ी आई और बाग के एन सामने रुक गई। मीन्स पूरा जो सामने जो बाग यानी बगीचे का जो स्टिक सेंटर पॉइंट था सामने, वहाँ रुक गई। वहाँ से उस गाड़ी से कितने लोग निकले, 15-20 जो लठधारी पुलिस निकले, मीन्स उनके हाथ में लाठी था, तो वो निकले और एक कतार से खड़े हो गए, सब एक लाइन में खड़े हो गए। बाग की हवा में तनाव आने लगा, मीन्स थोड़ा सा क्या हो गया कि भाई पुलिस वगैरह आ रही है, क्यों आ रही है, तो इस तरीके से जब पुलिस वगैरह आती है तो थोड़ा सा हो जाता है ना माहौल, थोड़ा सा डरा डरा सा कि ऐसा क्या होगा नहीं होगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो गया। राहगीर पुलिस को देखकर रुकने लगे, मीन्स राहगीर मीन्स जो लोग वहाँ राह में मतलब रास्ते में थे, तो वो देखकर रुक गए कि यहाँ पुलिस क्यों आई हुई है। और पेड़ों के तले भी कुछ मजदूर आ जुटे, मीन्स जो मजदूर लोग थे वो पेड़ों के यहाँ खड़े हो गए। तो इस तरीके से जो आबादी थी वो बढ़ गई बाग की। लोग किस लिए जमा हो रहे हैं, ज्योतिषी ने यजमान से पूछा। तुम नहीं जानते, आज मई दिवस है, मजदूरों का दिन है। तो ये कौन सा दिन है भाई, ये है मई दिवस का दिन, आज है मई दिवस, और मई दिवस यानी मजदूरों का दिन, लेबर डे। फिर यजमान गंभीर हो गया। आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी। आज के दिन क्या हुआ था, मई दिवस के जो मनाया जाता है वो इसलिए क्योंकि इस दिन मजदूरों पर गोलियां चली थी, तो उसको वो करने के लिए मई दिवस बनता है। मजदूरों की तादाद बढ़ती ही गई और मजदूरों के साथ खोमचे वाले, मलाई बर्फ, मूंगफली, चाट चबाने वाले भी आ पहुंचे और घूम घूम कर सौदा बेचने लगे। अब क्योंकि शाम का टाइम था, तो इस टाइम तो सब रसिक लोग आते हैं, पैसा होता है उनके पास, तो वो तो अब आए हैं तो खाएंगे पिएंगे भी, है ना। तो इसलिए क्या हुआ,
जो बाग की आबादी थी बढ़ने लगी, मजदूरों की तादाद भी बढ़ गई क्योंकि मजदूर लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मई दिवस है आज, मजदूरों का दिन है, सारे मजदूर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, शायद कुछ होगा यहाँ पे। और इसी के दूसरे अगर हम बात करें तो मजदूरों के साथ साथ जो लोग थे, खाने पीने वाले जो थे, वो लोग भी आ गए, ठीक है। यानी खाना पीना जो बेचने वाले लोग अपना सौदा बेचने मीन्स अपना सामान बेचने आ गए। खोमचे वाले मीन्स चाय वाले, मलाई बर्फ़ वाले, कुल्फ़ी वाले, मूंगफली वाले, चाट चबाने वाले, ये सारे लोग आके बैठ गए। इनका अब यहाँ पे क्या होगा, काम होगा, पैसे मिलेंगे, है ना। इतने में शहर की ओर से शोर सुनाई दिया। क्या शोर सुनाई दिया, देखो, बाग से लोग दौड़ दौड़ कर फुटपाथ पर जा खड़े हुए। जो बाग में लोग थे, जो इकट्ठे हुए थे ना, बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हुए थे बाग में, तो वो सारे कहाँ जा रहे हैं, फुटपाथ की तरफ। सड़क के पार सिपाही लाठियां संभाले तनकर खड़े हो गए। जुलूस आ रहा था। क्या आ रहा था, जुलूस, यानी कि सारे लोग मिलकर अब क्या करने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले, एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं। आंदोलन एक तरीके से। नारे गूंज रहे थे, हवा में तनाव बढ़ रहा था। फुटपाथ पर खड़े लोग भी नारे लगाने लगे। पुलिस की एक और लॉरी आ गई, लॉरी मीन्स गाड़ी उनकी जो है, और लठधारी सिपाही कूद कूद कर उतरे। आज लाठी चलेगी, यजमान ने कहा, पर किसी ने कोई उत्तर न दिया। यानी कि अब, क्योंकि अब जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक साथ, जुलूस निकालने वाले हैं सब इकट्ठे होकर, है ना, मोर्चा होगा, भाषण देंगे, ये सब जो भी होगा, सब लोग मिलके एक साथ पब्लिक इकट्ठा होगी, है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है वहाँ तो पुलिस भी आ जाती है ना, ताकि वहाँ के लोग जो है वायलेंस ना करे, चीज़ों को तोड़फोड़ ना करे। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए, वायलेंस जिससे ना हो, तो इसलिए पुलिस लोग आते हैं लाठी चार्ज करने, है ना। अगर कोई भी दिखेगा कि कोई तनाव कर रहा है, कोई टेंशन पैदा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, फिर उसको मारेंगे, उसको लेकर जाएंगे वहाँ से, है ना। और ऐसा करके फिर जो जुलूस होता है वो बंद करवा देंगे, क्योंकि ताकि किसी को भी हार्म ना हो, कोई भी परेशानी तकलीफ ना हो किसी को भी। तो वो जो जुलूस होता है, तो जुलूस होगा आज, तो उसके लिए जो पुलिस है वो भी पहले से आकर सब कुछ देख के रख रही है, ठीक है, सबसे पहले से ही मेंटेन करके चल रही है। सड़क के दोनों ओर भीड़ जम गई, सवारियों का आना जाना रुक गया। शहर वाली सड़क पर से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। फुटपाथ वाले भी उसमें जा जाकर मिलने लगे। इतने में दो और जुलूस अलग अलग दिशा से बाग की तरफ आने लगे। तो दोस्तों, जब भी कोई जुलूस निकलता है ना, तो सब लोगों को पता रहता है कि जुलूस निकलने वाला है आज, है ना। तो वो लोग पहले ही टाइमिंग बता देते हैं, जगह बता देते हैं कि सब लोगों को यहाँ पर आके एक जगह पर इकट्ठा होना है, ठीक है। तो एक जुलूस, एक लोगों का पूरा ग्रुप आया एक जगह से, किसी जगह से, फिर दूसरे जगह से लोगों का ग्रुप आया, तीसरे लोगों का, चौथे, ऐसा करके सारे लोगों का जो ग्रुप था वो आया एक जगह पर। एक जगह पर आके सब इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि इस जगह पे हम सबका मीटअप होगा, यहाँ हम सब मिलेंगे और फिर जुलूस लाएंगे, आगे चलाएंगे। तो सब एक एक करके जुलूस जो है आने लगे अलग अलग दिशा से, और सब आके बाग की तरफ इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनको बोला होगा, है ना, पहले से ही कि बाग की तरफ आके सबको इकट्ठा होना है, फिर एक साथ मिलके हम जाएंगे। भीड़ जोश में आने लगी। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। जो मजदूर लोग थे उनका जुलूस निकल रहे हैं ना, तो अब वो क्या कर रहे हैं, 8-8 की लाइन बना के सब खड़े हो रहे हैं और फिर जाएंगे आगे नारे लगाने। नारे आसमान तक गूंजने लगे, मतलब ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जा रहे हैं, और लोगों की तादाद हज़ारों तक जा लगी। मीन्स कितनी तादाद में लोग वहाँ पे आ चुके थे, पूरा भीड़ जमा हो चुका था। सारे शहर की धड़कन मानो इसी भीड़ में पूंजीभूत हो गई हो। कई जुलूस मिलकर एक हो गए। तो जब अलग अलग जुलूस आए थे ना अलग अलग जगह से, वो सब अब बाग में आकर मिल गए, तो सब एक साथ हो गए हैं। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने लाठियां उठा ली और साथ साथ जाने लगे, क्योंकि पुलिस वाले जहाँ पे भी होगा कुछ प्रॉब्लम तो वो क्या करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, है ना। तो साथ में वो चल रहे हैं। जो जुलूस का जो जोश था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उन्होंने अपने झंडे उठाए और नारे जोर जोर से लगाने लगे। फिर भी भीमाकार जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब जब जुलूस मिल गया, सारे अलग अलग जो जुलूस आए थे वो एक साथ आकर कर्नाट सर्कस के बाग के यहाँ मिल गए, ठीक है। भीमाकार जुलूस का मतलब क्या है, भीमाकार का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। काफ़ी बड़ा जुलूस था ये, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग थे, है ना, तो काफ़ी बड़ा जुलूस था। तो धीरे धीरे अब लोग क्या है, अब वो एक जगह पे थोड़ी इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे, अब वो क्या कर रहे हैं, एक से मतलब आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाट सर्कस की मालदार धुली पुती दीवारों के सामने वह अनोखा लग रहा था। मालदार धुली पुती का मतलब है साफ सुथरी, ठीक है। दीवारें क्या थी, साफ सुथरी थी। तो वहां पे जब जुलूस जा रहा था लोगों का, इतने सारे लोग जमे हुए थे, तो वो बहुत ही अनोखा अलग लग रहा था। जैसे नीले आकाश में सहमा अंधियारे बादल करवटें लेने लगे। धीरे धीरे चलता हुआ जुलूस उस ओर घूम गया जिस तरफ से पुलिस की लारियां आई थी। ज्योतिषी अपनी उत्सुकता में
बेंच के ऊपर आ खड़ा हुआ था। दमे का रोगी अब भी वहीं अपनी जगह पर बैठा हुआ था, एकाएक जुलूस को देख रहा था। तो अब क्या हो रहा था भाई कि मतलब ये जो जुलूस जा रहा था ना, इतना अनोखा लग रहा था, ऐसा मानो जैसे नीले आकाश में कहीं से अंधियारे बादल यानी काले बादल आ गए हो। ठीक है, तो ऐसा ही करके लग रहा था वो। ठीक है, कि पूरी खाली जगह थी है ना, और एकदम से सारे लोग एक साथ मिल गए, तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो बादल छा गए हो, इस तरीके से। अब वो जो जुलूस था वो धीरे धीरे चलता हुआ कहाँ घूम गया, जहाँ से पुलिस की लॉरी आई थी वहां की तरफ घूम गया। तो एक जगह से अब दूसरी जगह वो जा रहे हैं। वहां पर बैठा ज्योतिषी भी बेंच पर खड़ा होकर देख रहा है उत्सुकता के साथ कि भाई क्या हो रहा है ना, और जो दमे का रोगी था वो भी बैठा हुआ देख रहा था। दूर होकर नारों की गूंज मंदतर पड़ने लगी। मंदतर का मतलब होता है कम होने लगी। ठीक है, तो जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ गया, दूर हो गया है ना, तो जब दूर हो जाता है तो फिर आवाज फिर कम हो जाती है ना। गूंज का मतलब यानी आवाज। ठीक है, तो उसकी आवाज कम होने लग गई। दर्शकों की भीड़ बिखर गई। जो लोग जुलूस के संग नहीं गए वे अपने घरों की ओर रवाना हुए। अब जो जुलूस के साथ गए वो जुलूस के साथ चले गए। ठीक है, और जो बाकी सारे लोग दर्शक जो थे, जो देख रहे थे उस जुलूस को, वो अलग हो गए, बिखर गए। मीन्स अब वो घर जाने लग गए। ठीक है, बाग पर धीरे धीरे दोपहर जैसी ही निस्तब्धता छाने लगी। मीन्स शांति छाने लगी। निस्तंभता का मतलब होता है शांति छा जाना। ठीक है, जो दोपहर में जैसा था ना, पूरा खाली सुनसान, कोई आवाज नहीं, ठीक वैसा हो गया। इतने में एक आदमी जो बाग के आर पार तेजी से भागता हुआ जुलूस की ओर आ रहा था, सामने से गुजरा। अब शायद ये जो आदमी है जो कि तेजी से भागता हुआ कहाँ की तरफ जा रहा है, जुलूस की तरफ, शायद वो जुलूस का ही आदमी हो, है ना। तो वो जा रहा था, दुबला सा आदमी, मैली गंजी और जंघिया पहने हुए। यजमान ने उसे रोक लिया, यानी जो दमे का रोगी था ना, उसे यहाँ पे यजमान कहा गया है। ठीक है, तो कहीं पे भी यजमान देखो तो समझ जाना दमे का रोगी, जो घास पर थूक रहा था और खांस रहा था लगातार। तो जो यजमान थे ना, उन्होंने उस आदमी को रोक लिया। ठीक है, जो कि जुलूस की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, कैसा था, दुबला पतला सा था और मैली गंजी और जांघिया पहना हुआ। क्यों दोस्त, जरा इधर तो आओ, क्या है। अब वो जो था, जो कि जा रहा था ना दौड़ता हुआ, वो पूछा क्या हुआ, ये जुलूस कहाँ जाएगा। किसने पूछा, यजमान ने। पता नहीं, सुनते हैं अजमेरी गेट दिल्ली दरवाज़ा होता हुआ लाल किले जाएगा, वहाँ जलसा होगा। जलसा का मतलब वहीं पर जो है भाषण दिया जाएगा। ठीक है, बातें होंगी सब मिलकर। तो कहता है कि पता नहीं मुझे ठीक, लेकिन ऐसा लगता है, सुना है कि अजमेर गेट से दिल्ली दरवाज़ा होता हुआ लाल किले की तरफ ये जाएगा और वहाँ पे जाके जलसा होगा। ठीक है, स्पीच दी जाएगी। वहाँ तक पहुँचेगा भी ये लठधारी जो साथ जा रहे हैं, जो रास्ते में गड़बड़ हो गई तो। अब वो जो यजमान है, जो दमे का रोगी है, वो पूछता है कि वहाँ तक, इतनी दूर तक ये पहुँच भी पाएगा, क्योंकि साथ में कौन है, लठधारी, मीन्स पुलिस लोग हैं। अब पुलिस लोग तो पता ही लाठी चार्ज करने लग जाती है, तो लाठी चार्ज करेंगी तो कैसे करके फिर इनका आगे बढ़ेगा। अरे गड़बड़ तो होती ही रहती है, तो जुलूस रुकेगा थोड़ी ही, कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। अब ये जो आदमी था ये ज़रूर जुलूस का जो सपोर्टर था, है ना, तो कहता है कि गड़बड़ तो होती रहती है, ऐसी बात तो होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी जुलूस बंद हो जाएगा, जुलूस चलता रहेगा अपना। दमे का रोगी जुलूस के ओझल हो जाने तक टकटकी बांधे उसे देखता रहा। टकटकी मीन्स लगातार। ठीक है, फिर ज्योतिषी के कंधे को थपथपाता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। ज्योतिषी फिर कुछ सकुचाया, घबराया। यजमान बोला, देख साले। हाँ देखा है। अब भी यजमान की आंखें जुलूस की दिशा में अटकी हुई थी। फिर मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां कटी हथेली ज्योतिषी के सामने खोल दी। फिर देख हथेली, साले तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है। और फिर बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगा। और यहाँ हमारी कहानी समाप्त हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जब देखा कि इस तरीके से जुलूस जा रहा है, तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, ज्योतिषी को बोला कि तू दोबारा से मेरे हाथ देख, तू कैसे कह सकता है कि मेरी भाग्य रेखा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको समझना ज़रूरी है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसे उम्मीद है कि उसका भाग्य एक दिन ज़रूर बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मजदूर लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, है ना। ये जो जुलूस निकला वो किसका, मजदूरों का जुलूस है। वो जुलूस इसलिए है क्यों, क्योंकि उनको अपने हक नहीं मिल रहे हैं, और वो अपने हकों के लिए लड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो जुलूस निकाल रहे हैं, ताकि सरकार उनकी बात को माने, बात को समझे। और अगर ऐसा हो गया, एक बार सरकार ने उनकी बात मान ली, तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि ये जो यजमान है, ये भी तो मजदूरी था ना, कारखाने में काम करता था, हाथ कटने के कारण ही तो उसे निकाल दिया गया था। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि मजदूर लोगों की बात मान ली जाए सरकार द्वारा, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो यजमान है इसको भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाए,
है ना, कि भाई अगर ऐसा कोई नियम कानून आ जाए मजदूरों के लिए फ़ायदेमंद वाला, तो इससे क्या होगा, इसका भी थोड़ा ठीक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मतलब इसके हाथ क्यों कटे थे, कटने का रीज़न था कारखाने में काम करने की वजह से, है ना। तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने क्या किया, उसे निकाल दिया, उसको कोई पेंशन भी नहीं दी, पैसे भी नहीं दिए और ऐसा निकाल दिया। तो ये तो गलत बात है, ये तो उसके साथ क्या हुआ, खराब चीज़ करी है उसके साथ, है ना। उसके हाथ क्यों कटे थे, उस मशीन के कारण, वो कारखाने में करने के कारण। तो उसे तो पैसे मिलने चाहिए थे ना उसके लिए, उसको नहीं मिले। ठीक है, तो अगर ऐसा नियम कानून ठीक होता है, ठीक है, ये जो ऐसे ही बहुत सारे मजदूर लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, ठीक है, उनको ठीक से उनके तनख्वाह नहीं दी जाती उनके मैनेजर द्वारा, ठीक है, या अगर वो काम करने के कारण उनका कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी कोई पेंशन वगैरह नहीं है, तो उन सब राइट्स के लिए ही तो वो लोग अपना जुलूस निकाल रहे हैं। तो अगर वो एक बार जीत जाते हैं और सरकार उनकी बात मानती है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके जो यजमान है ना, उसके दिन फिर जाए। तो क्या कर रहा है, वो उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, इस जुलूस को देख के वो उम्मीद लगा रहा है कि शायद कुछ भला हो जाए उसका, ठीक है, उसकी किस्मत बदल जाए। तो इसलिए वो कह रहा है कि देख, तू कैसे कह सकता है मेरी किस्मत नहीं बदलेगी, ऐसा भी तो हो सकता है मेरी किस्मत बदल जाए, है ना। तो मजदूर लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ना हमें चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, वैसे तो ये कहानी में इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी कहानी है और इसमें इतना कुछ भी नहीं है सीखने के लायक, बट फिर भी अगर हम बोले इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है, मोरल लेस हमें ये पता चलता है कि किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए हमें, हमेशा हमें कर्म पर भी भरोसा करना चाहिए। मीन्स अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे ना तो नहीं होगा, किस्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये बात बहुत ज़्यादा मानने वाली है, ठीक है। हाँ, ये किस्मत तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब किस्मत के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किस्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किस्मत के भरोसे ही अगर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लो आपके पास बहुत पैसे और आपके पास खाना है बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन अगर आप उसको खाओगे ही नहीं, उसको तोड़ के खाओगे ही नहीं, तो फिर क्या पेट तक जाएगा, नहीं जाएगा ना, भूखे रह जाओगे। तो खाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको भोग पाओगे। ठीक वैसे ही अगर आपको कुछ बनना है, कुछ ऊंची पोस्ट पर जाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। तो किस्मत में अगर लिखा भी है ना, तो किस्मत को पाने के लिए, जो लिखा हुआ है किस्मत में, जो लिखा हुआ है उसको पाने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आज जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर अच्छे खासे उनके पैसे हैं, वो क्यों है, बिकॉज उन्होंने भी तो कुछ काम किया है ना, बिना काम करे थोड़ी ना उन्हें पोस्ट मिल गई है उनकी, है ना। तो कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किस्मत के साथ साथ। अब जैसे मजदूर लोग हैं, ठीक है, हमने क्या देखा, ये जुलूस निकाल रहे हैं अपना, क्यों, क्योंकि अगर ये जुलूस नहीं निकालेंगे तो अपने हक के लिए वो लड़ेंगे नहीं, तो कैसे उनको उनका हक मिलेगा। तो अगर तुम्हें अपने हक को पाना है, जो तुम्हारे हक में है, जो तुम्हें मिलना चाहिए, अगर तुम्हें वो चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हक तुम्हें कोई खुद से नहीं देगा, ठीक है। तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। इससे अलावा इस चैप्टर में वैसा कुछ अनोखा नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।